नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। मैं यशवंत गौरव पूर्वांचल कैरियर क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग अब जान ही चुके हैं कि हम लोग आप लोगों के लिए पूर्णतः निःशुल्क पीईटी का बैच लॉन्च किया है, जिसमें आप लोगों को 2 क्लासेस मिल चुकी हैं। ये हमारी आज की जो आपसे वार्तालाप हो रही है, ये तीसरी वीडियो की है, तीसरे प्रैक्टिस सेट की है। तो तीसरा जो प्रैक्टिस सेट है दोस्त, ये भी आप जानते हैं कि अभी हम लोग जो विगत आए हुए प्रश्न हैं उन्हीं को हल कर रहे हैं। तो उनको हल करने के बाद तब आपको नए प्रश्न मिलेंगे, बेहतरीन प्रश्न मिलेंगे। और जो हमारे सहयोगी अनुभव से परिपूर्ण जो अध्यापक गण हैं, वो भी आपको अपने सब्जेक्ट्स का बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं आपके साथ। और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर तो है ही, बार बार दिखाने की कोई वैसे आवश्यकता है नहीं, क्योंकि वीडियो में इंडिविजुअली आपको सर लोग मिल रहे हैं, आपसे वार्तालाप कर रहे हैं, सारी चीजें आपसे आपके समक्ष ही हो रही हैं। तो चलिए शुरू किया जाए आज का जो सेशन है, उस सेशन को शुरू किया जाए। जानते हैं बहुत ज्यादा प्रश्न तो नहीं मिलता है, लेकिन इन प्रश्नों के माध्यम से ही आपको ये बताया जा रहा है कि आपका लेवल क्या होगा। आपका लेवल आपको समझ में आ जाए तो फिर उसके बाद हम लोग जो प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे, अपना जो संभावित प्रश्न लेकर आएंगे, जो आपसे प्रैक्टिस करवाएंगे, हम और आप मिलकर जो संक्रियाएं करेंगे, उसमें और इसमें क्या फर्क रहेगा, कोई अंतर रहेगा कि नहीं रहेगा, अगला जो पेपर आने वाला है उसमें कुछ परिवर्तन होंगे कि नहीं होंगे, सब हम लोग इसी में डिस्कस कर लेंगे। तो आइए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है, जल्दी से इसे देखिए और इसका उत्तर दीजिए। आपके पेपर में आया हुआ प्रश्न है, तो आप लोग घबराएंगे नहीं, क्योंकि आप लोग पेपर हॉल में नहीं बैठे हुए हैं, आप लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं। इस समय पेपर पेन लेकर बैठा कीजिए, ताकि जो व्याख्या जो डिस्कशन हो उसे आप लोग नोट कर सकें। एक प्रश्न के माध्यम से मैं कई प्रश्नों का हल आप लोगों के सामने रखता हूं। तो आइए देखते हैं। बिछुआ, बिछुआ जिसे हम लोग नेटल कहते हैं, बिछुआ एक प्रकार का पौधा है। बिछुआ एक प्रकार का पौधा है जिसे नेटल के नाम से आप लोग जानते हैं। अंग्रेजी में उसका नाम नेटल है, हिंदी में आप लोग उसे बिछुआ कहते हैं। तो बिछुआ नेटल की पत्तियों के चुभने से बालों में निम्नलिखित में से, अच्छा बालों में नहीं है यार, वाले निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है। तो आपसे इसने पूछा है कि कौन सा अम्ल उसमें मौजूद होता है जो हमें दर्द का एहसास कराता है, जलन का एहसास कराता है। तो अभी मैंने जो पिछला वीडियो कराया था उसमें भी ये बता दिया था आपको फ्लो में, क्योंकि वो ऑप्शन में था, यहाँ पर ऑप्शन में था और मैंने उसे बता दिया था, उसका दूसरा भी नाम बता दिया था आपको कि ये क्या होता है और क्यों ऐसा होता है। तो आइए देखते हैं, क्या एस्कॉर्बिक अम्ल है। अरे भाई, एस्कॉर्बिक अम्ल तो आप जानते हैं ना, विटामिन सी का रासायनिक नाम है ये एस्कॉर्बिक अम्ल। एथेनोइक अम्ल, ये जो एथेनोइक अम्ल है जो हमारे शरीर में प्रोटोप्लाज्म होता है, जाने दीजिए, इसका प्रश्न अभी आएगा, इसका प्रश्न आएगा, इसकी व्याख्या नहीं करते हैं, ये तो नहीं होगा, इसका ऑप्शन ये नहीं होगा। ठीक। ऑक्जेलिक अम्ल, अभी कल मैंने आपको बताया था कि ये जो ऑक्जेलिक अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल आपके टमाटर में पाया जाता है। मैंने 2 ऑप्शन आपको दे रखा था कि एक ऑप्शन में आपको टमाटर रखा था और दूसरे ऑप्शन में आपको सेब रखा था। मैंने इन्हीं दोनों में कंफ्यूजन बनता है कि ऑक्जेलिक अम्ल पाया किसमें जाता है। तो सेब में पाया जाता है मैलिक अम्ल। सेब में क्या पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है दोस्त। इसी के कारण उसमें जो लाल रंग जो आप देखते हैं, कसैलापन जो देखते हैं सेब में, यही होता है। ठीक है। और टमाटर में पाया जाने वाला अम्ल ऑक्जेलिक अम्ल होता है। यहाँ पे ऑक्सालिक लिखा हुआ है, तो ये ऑक्जेलिक या ऑक्सालिक तो आप पेपर वाले की दृष्टि से देखेंगे भाई उसने कैसा छापा है। फिर मेथेनोइक अम्ल, क्या लिखा है? मेथेनोइक अम्ल लिखा है। तो अब बताइए, मेथेनोइक अम्ल को फार्मिक अम्ल भी कहते हैं ना, फार्मिक एसिड भी कहते हैं,
या फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं, आप लोग जानते हैं। और यही होता है जो चींटियों के डंक में भी पाया जाता है, जो मधुमक्खियों के डंक में पाया जाता है, जो बिच्छू के डंक में पाया जाता है, जो बिच्छू के डंक में पाया जाता है, जो नेटल के पौधे के पत्तियों के डंक में पाया जाता है। तो इस तरह से यही होता है मेथेनोइक अम्ल, जो हमें दर्द का एहसास कराता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैंने चारों ऑप्शन आपको बता दिए। तो ऑप्शन जो आपका सही होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी, जिसे कहते हैं आप लोग मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, चले अगले प्रश्न पर चलते हैं भाई। ये लीजिए प्रश्न नंबर दूसरा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, जल्दी से बताइए, स्वर यंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? स्वर यंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ये आपका विवादित प्रश्न था। ये आपका क्या था भाई? विवादित प्रश्न था। इसमें आपको 2 आंसर सही मिलेंगे। विवादित प्रश्न है ये, इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे जो सही होंगे। यह उपास्थि से बना एक अंग है और ग्रसनी को श्वास नली से जोड़ता है। ठीक है, ग्रसनी को कहाँ किससे जोड़ता है? श्वास नली से जोड़ता है। हड्डीदार बक्सा होता है, यह एक हड्डीदार बक्सा होता है। यह श्वास नली, अच्छा ऑप्शन क्या पूछता है, कौन सा है? ठीक है, यह श्वास नली में आक्रमण करने वाले रोग जनकों को रोकता है। इसमें स्वर रज्जु होती है। अब स्वर तंत्र के बारे में पूछ रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट बनता है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट बनता है। लेकिन आपको देखा जाए तो यह उपास्थि का बना एक अंग है। यह कैसा बना हुआ अंग है? उपास्थि का भी बना एक अंग है। तो यहां से भी ये सही हो रहा था, लेकिन इसने स्वर यंत्र के बारे में पूछा है जिसमें आपको स्वर मिल रहा है, स्वर रज्जु होते हैं। तो इसको भी आप यही आप सही मानते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर ए भी सही हो जाता है। लेकिन आपके आयोग ने किसको माना कि इसमें स्वर यंत्र होता है, स्वर रज्जु होती है। ठीक है, स्वर रज्जु होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट बनाते हैं। और ये वाला भी होता है, 50-50% दोनों में चले जाएंगे और आराम से ये प्रश्न सही हो जाएगा। तो ये आपका विवादित प्रश्न था, दोबारा तो आने की उम्मीद नहीं है। दोबारा आने की उम्मीद इसीलिए नहीं है क्योंकि वो गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है? प्रोटोप्लाज्म को क्या करता है भाई? प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है। ये कोशिका में पाया जाने वाला द्रव है। कोशिका में पाया जाने वाला द्रव है, गाढ़ा द्रव। कोशिका का में पाया जाने वाला कैसा द्रव है? ये गाढ़ा द्रव है, गाढ़ा द्रव है। ठीक है, ठीक, चलिए, कोशिका में पाया जाने वाला गाढ़ा चिपचिपा तरल द्रव है ये। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो ये इसमें भाई कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? क्या प्रोपेनॉल हो जाएगा, क्या इथेनॉल हो जाएगा, क्या मेथेनॉल हो जाएगा, क्या मेथेनोइक एसिड हो जाएगा? अभी तो मैं इसको बता के आ रहा हूं, आप उसके ऊपर कंफ्यूजन में ना रहिएगा। इसको हटा दीजिए और आप चले आइए। तो उसके बाद ये जो ऑप्शन नंबर इथेनॉल है, इथेनॉल ही इसका राइट आंसर बनेगा दोस्त। क्यों बनेगा? क्योंकि यही है जो प्रोटोप्लाज्म को जमाने का कार्य करता है। क्या करता है? जमाने का कार्य करता है, जमाव के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, जमाव के लिए उत्तरदायी होता है। कौन होता है? तो इथेनॉल होता है। कोशिका में पाए जाने वाला जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसको जमाने की के लिए उत्तरदायी कौन होता है? तो वो होता है इथेनॉल। ठीक है दोस्त, आप समझ गए होंगे। अब तो चलिए आगे चलते हैं। 3 हो गया, 3 के बाद 4 पूछते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सौर मंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है? ये लीजिए आपके भूगोल का प्रश्न। ये रहा आपके भूगोल का प्रश्न। एक प्रश्न इसमें आ गया है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हल कर लेंगे। हम सभी प्रश्नों को हल करेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। जब आ गया है, प्रीवियस का है, हल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई मसला नहीं। चलिए आइए। तो आप देख रहे हैं कि कौन सा ग्रह आंतरिक, क्या हाउमिया है, सेरेस है, या प्लूटो है, या मेकमेक है? तो अब आप समझिए कि इसने आंतरिक सौर मंडल की बात की है, आंतरिक सौर मंडल की बात की है, जबकि चारों के चारों बौने ही ग्रह ही हैं। चारों के चारों क्या है दोस्त?
बौने ग्रह हैं, चारों के चारों बौने ग्रह हैं, लेकिन यहाँ इसने अलग यहाँ से कर दिया कि भाई सौर मंडल, आंतरिक सौर मंडल में पाया जाने वाला, और आंतरिक सौर मंडल का मतलब होता है जितने ग्रह होते हैं वही सौर मंडल में आते हैं। तो आपके मंगल और बृहस्पति के बीच जो क्षुद्र ग्रह होते हैं उन्हीं के बीच एक सेरस नाम का बौना ग्रह होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेरस। सेरस है क्या इसमें, ये देखिए सेरस है भाई, सेरस। सेरस ही इसमें क्या है, सही आंसर हो जाएगा। सब लोग प्लूटो लगाकर आए थे, भाई प्लूटो यहाँ का नहीं है, प्लूटो जो है वो दूसरे स्थान पर है, ये इससे बाहर हो चुका है, सौर मंडल से, आंतरिक सौर मंडल से बाहर है, और है ये वहां पर क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड में ही है किसमें, ब्रह्मांड में ही है, लेकिन ये आपके आंतरिक सौर मंडल से बाहर चला गया है। ये क्या है, आंतरिक सौर मंडल से बाहर है, और उसने अंदर की बात पूछा था, उसने क्या किया था, आंतरिक सौर मंडल, आंतरिक सौर मंडल से बाहर की बात पूछा, अंदर की बात पूछा है, और आप बाहर चले गए थे। सभी लोग ज्यादातर प्लूटो लगाए थे, और प्लूटो सबको पता था कि भाई ये एक ऐसा ग्रह था जो कि ग्रहों की श्रेणी में था, लेकिन इससे बाहर चला गया, बाहर चला गया। तो अब बाहर चला गया तो भाई बाहर गया ना, इसलिए आंतरिक पूछा हुआ है, आंतरिक में सेरस है, कौन है भाई, सेरस है, ठीक है। ये लीजिए, पहले इसको ग्रहों की श्रेणी में रखा जाता था, और इसीलिए ग्रहों की संख्या 9 थी, लेकिन अब ग्रहों की संख्या 8 है। आप लोग जानते हैं भली भांति, आपको नीलकमल सर, हमारे आदरणीय नीलकमल सर बहुत अच्छे तरीके से आपको ये पढ़ाने वाले हैं, इसलिए मैं उसको बहुत ज्यादा उधेड़ बुन नहीं करने वाला। चलिए, मुझे जितना समझ में था मैंने उतना ही बताया है, उससे ज्यादा बताने का, ये लीजिए, ये तो प्रश्न रिपीट हो गया, लीजिए कोई बात नहीं। हाँ आइए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कोलाइड है, मतलब ये, अब आ जाइए, ये रसायन से आ गया है, किसमें आ गया है, केमिस्ट्री से प्रश्न आ गया है, केमिस्ट्री का प्रश्न है भाई, केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री से प्रश्न है। चलिए आइए अब बताइए तो केमिस्ट्री का ये जो प्रश्न है वो कैसा है, अच्छा है, बढ़िया है। कोलाइड पूछा है इसने, कोलाइड विलयन पूछा है, तो कोलाइड विलयन का मतलब क्या होता है, कोलाइड विलयन का मतलब होता है कि भाई ऐसा विलयन जो अविलेय हो लेकिन घोला जा सके किसी एक स्थिति में, कोई ऐसी एक स्थिति आती है जिसे घोल दिया जाता है। तो अब बताइए इसमें से, तो इसमें से क्या इमल्सन है, क्या एरोसोल है, क्या सोल है, क्या घन सोल है, इसमें से आपको आंसर करना था। तो आंसर इसमें से आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है, और बी ऑप्शन सही होने के बाद इसमें आप देखेंगे कि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के ठोस कण इसमें मिले होते हैं, ठीक है, ठोस कण इसमें मिले होते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सोल कहा, कोलाइड कहा जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसी के ठोस कण मिले होते हैं, इसी के क्या होते हैं, ठोस कण मिले होते हैं, जिसलिए इसको क्या कहा जाता है, कोलाइड कहा जाता है। और कोलाइड में क्या होता है भाई, किस प्रकार का है, तो सोल कोलाइड कहेंगे इसे, क्या कहेंगे भाई, सोल कोलाइड कहेंगे। और इस तरह से आप पढ़ेंगे तो आपको पूरी तरीके से, मैं आपको जब पढ़ाऊंगा ना अपना प्रैक्टिस लेकर आऊंगा, वीडियो ये प्रीवियस ईयर के हैं, प्रीवियस ईयर का जैसे ही खत्म होता है मैं आपको, आप देखेंगे कि आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, रेलवे, यूपीपी, यूपीएसआई के लिए जो मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ उसमें आप देखेंगे तो मैं कितने अच्छे तरीके से उसको व्याख्या करता हूँ। तो वो व्याख्या भी यहाँ पर नहीं ला रहा हूँ, क्यों नहीं ला रहा हूँ, क्योंकि ये आए हुए प्रश्न है, इनको पहले जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं, फिर अपने प्रश्न जो लेकर आएंगे उसमें आपको बढ़िया से व्याख्या करेंगे, मजा आएगा। फिर निम्नलिखित में से प्रोटोप्लाज्म क्या है यार, कितने प्रश्नों को रिपीट किया है इन्होंने, चलिए ये आपका आ गया, देखिए इकोनॉमी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार यानी कि राइट टू वर्क की गारंटी देना है, मतलब किसी इंसान को मिनिमम कितने दिनों तक कार्य जरूर मिलना चाहिए वो आपको यहाँ बताना था। तो वहाँ ये बताना था, तो भाई एक प्रधानमंत्री ने एक योजना चलाई थी MGREGA, NGA। तो ये क्या है, ये है भाई, आप लोगों ने नाम सुना होगा कि जो प्रधान द्वारा कार्य कराया जाता है मनरेगा,
क्या कराया जाता है? मनरेगा। ये जो मनरेगा है, मनरेगा में ये राइट टू वर्क के अनुसार, इस अधिनियम के अनुसार मिनिमम 100 दिनों की का कार्य किसी मजदूर को मिलना चाहिए जो उसमें कार्य करते हैं। तो भाई मनरेगा है, क्या है? मनरेगा है। और इसने क्या पूछा है? इसने पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय श्रम है? इसमें से सभी भारतीय श्रम है, लेकिन ये भारतीय श्रम कौन सा है भाई? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ये मनरेगा का फुल फॉर्म है। ये क्या है? मनरेगा का फुल फॉर्म है, जिसे आप कहेंगे MGNREGA। तो यही है मनरेगा का फुल फॉर्म भाई। क्या है? महात्मा गांधी। देखिए, महात्मा गांधी नेशनल राष्ट्रीय रूरल ये हो गया, और रोजगार मतलब सब आप मिलाइए तो गारंटी अधिनियम। ये देखिए एक्ट आया है, लास्ट में एक्ट आया है, गारंटी यहाँ से है रोजगार। मतलब कि आप एक एक पर यहाँ से देखिए MGNREGA यहाँ पर चले आइए। सारे अक्षर मैच कर गए कि नहीं कर रहे? मैच कर गए। इसका मतलब है कि यही होगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इसी के तहत 100 दिन का मिनिमम 100 दिन का कार्य मिलना चाहिए भाई किसी मजदूर को मिनिमम 100 दिन का कार्य मिलना चाहिए राइट टू वर्क अधिनियम के तहत। चलिए आगे चलें। लीजिए, स्वर्ण क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किस कृषि क्षेत्र में विकास के लिए जिम्मेदार है? स्वर्ण क्रांति इसे कहा गया था? स्वर्ण क्रांति कहा गया है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आइए देख लेते हैं। स्वर्ण क्रांति तिलहन, अरे भाई तिलहन स्वर्ण क्रांति थोड़ी है, तिलहन स्वर्ण क्रांति थोड़ी है, ये तो पीली क्रांति है। आलू, पेट्रोलियम, बागवानी, तो ये सब के सब एक ना एक क्रांति से जुड़े हुए हैं। उन क्रांतियों का नाम आप कमेंट कर सकते हैं क्या? कमेंट कर सकते हैं क्या? आप जरा बताइएगा कि ये कौन सी क्रांति से जुड़े हुए हैं, कमेंट करके बताइएगा। बचा इसमें कौन? बागवानी। बागवानी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर बन रहा है। स्वर्ण क्रांति के लिए जिम्मेदार बन रहा है, कौन बन रहा है? तो ये आपका बागवानी बन रहा है। क्यों बन रहा है वो दिखा दूं मैं आपको। क्योंकि आप जानते हैं कि बागवानी के तहत कई चीजों का, जैसे कि आपका आलू हो गया, नारियल हो गया, आलू नारियल और सभी फल हो गए, 3-4 फलों को मिलाकर क्या किया गया था? उनकी बागवानी की गई थी। और बागवानी करने के बाद इसमें क्या हुई थी? क्रांति आ गई। इस क्षेत्र में क्रांति आ गई थी। इस क्षेत्र में क्या आई थी? क्रांति आ गई। क्रांति का मतलब आप लोग समझते हैं ना कि उसकी उत्पादकता बहुत ज्यादा हो जाना और वह नंबर 1 पर आ जाना। नंबर 1 पर आ जाना या बहुत तेजी से विकास कर लेना उस क्षेत्र में बहुत तेजी से विकास कर लेना, या फिर नंबर 1 पर आ जाना। तो ये उस समय, जिस समय ये स्वर्ण क्रांति लागू हुई थी, उस समय ये जो फसलें थी वो क्या आ गई थी? नंबर 1 पर आ गई थी। इसी के माध्यम से 1991 से 2003 के आसपास आप जाएंगे ना, 1991 से 2003 में इसको शुरू किया गया था, यह लागू हुआ था। उसी समय में ये हुआ था। कब हुआ था भाई? 1991 और 2003, इसी के बीच में यह नंबर 1 पर स्वर्ण क्रांति चली थी। स्वर्ण क्रांति के तहत ये फसलें नंबर 1 पर आ गई थी। तो स्वर्ण क्रांति किसके क्षेत्र में है? तो बागवानी के क्षेत्र में। बागवानी फसलें देखिए, कृषि के क्षेत्र में देखिए ना, कृषि के क्षेत्र में तो वही है। अब आप समझ सकते हैं क्यों है? बागवानी के क्षेत्र में। क्यों? 1991 से 2003 में इसका किया गया था, स्वर्ण क्रांति का शुभारंभ किया गया था, और इसमें नंबर 1 पर ये सारी चीजें आ गई थी, क्रांति आ गई थी इस क्षेत्र में। चलिए, क्रांति लाने का मतलब ये होता है कि उस फसल या उस चीज के बारे में आप इतना विकास कर देते हैं, इतना विकास कर रहे हैं, उस सबको छोड़कर उसका विकास करना शुरू कर देते हैं। भाई किसी के ऊपर विशेष ध्यान देंगे तो वो ऐसे ही अव्वल नंबर पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आइए, गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य, यानी कि जिसे FRP कहते हैं, आप क्या कहते हैं? FRP। ठीक है, FRP को कौन मंजूरी देता है? तो इसमें से पूछ रहा है मंजूरी कौन देता है भाई? कौन देता है मंजूरी? तो बताइए जरा, कौन मंजूरी देता है इसमें से? क्या कृषि लागत मूल्य आयोग देता है? क्या राष्ट्रीय सरकरा संस्थान कानपुर देता है? सरकरा संस्थान है तो गन्ना के लिए है। कृषि लागत को भी हटा दीजिए, ये विपणन को भी हटाइए भाई,
हटाइए और यहाँ से ऑप्शन नंबर सी पर आइए, यही इसका राइट आंसर है। क्या है? आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। आर्थिक मामलों की जो कैबिनेट समिति होती है ना, वही गन्ने की एफआरपी तय करती है। गन्ने की क्या तय करती है? एफआरपी तय करती है, मूल्य तय करती है। ठीक है, उचित एवं लाभकारी मूल्य, देखिए उचित एवं लाभकारी मूल्य तय करती है। ठीक है, चलिए आ जाइए आगे चले। ये लीजिए प्रश्न नंबर 11 आपके लिए, आपके स्क्रीन बोर्ड पर है, जल्दी से इसको हल कीजिए। आए हुए प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है, मस्त प्रश्न है, जो आपको बड़े मजे से आएंगे। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न आप ढूंढेंगे ना तो यूपीपी में जरूर मिल जाएगा, आरआरबी में जरूर मिल जाएगा। यूपीपी में आरआरबी में दोनों में ढूंढेंगे तो कहीं ना कहीं तो जरूर ही मिल जाएंगे ये प्रश्न जो पीईटी में आए हैं आपके। तो मेरा विश्वास कीजिए यार, 100% की गारंटी है, कहीं ना कहीं तो जरूर मिल जाते हैं। एक दो प्रश्न तो इधर उधर हो ही जाते हैं, उसमें कोई बहुत घबराने वाली बात नहीं, उछल कूद की बात नहीं। एक दो प्रश्न चाहे जहां से आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप व्याख्या इसकी पढ़े रहेंगे ना तो आसानी से उनको भी लगा लेंगे। चलिए आइए, निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं? सभी जीव किससे बने होते हैं? कोशिकाओं से बने होते हैं, यानी कि कोशिका सिद्धांत से प्रश्न है। किससे प्रश्न है भाई? सेल थियरी यानी कि कोशिका सिद्धांत से प्रश्न बना हुआ है। अब यहाँ से प्रश्न बना हुआ, जब आपको समझ में आ गया सेल थियरी से प्रश्न बना हुआ है, तो सेल थियरी किसने दी थी उसी का नाम ढूंढ लीजिए। तो सेल थियरी देने वाले वैज्ञानिक थे एम स्लाइडेन एंड टी स्वान। एम स्लाइडेन एंड टी स्वान, ठीक है, टी स्वान महोदय, टी स्वान महोदय, ठीक है। एम स्लाइडेन एंड टी स्वान महोदय ने की थी, कब की थी? 1938 और 39 में, 1938 और 39 में, ठीक है। इसी समय में इन्होंने इसकी ये जो सिद्धांत था, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बाद में विर्चो महोदय इसमें जुड़ गए। कौन? विर्चो महोदय इसमें जुड़ गए। विर्चो महोदय इसमें जुड़ गए। अब ये विर्चो महोदय जो थे, इन्होंने भी यह बताया कि भाई जितनी कोशिकाएं होती हैं वो अपनी पूर्वज कोशिकाओं से ही उनका जन्म होता है। उनका मतलब एक बार जो कोशिका ने जन्म ले लिया उसके बाद दूसरी कोशिका का जन्म नहीं होता है, एक ही कोशिका से अन्य कोशिकाओं का निर्माण होता है। जैसे कि ये एक कोशिका जन्म ले लिया, अब दूसरी कोशिका जन्म नहीं लेगी, इसी से नई कोशिकाएं बनती जाएंगी और कोशिकाओं का जाल बनकर ऊतक बन जाएगा। ऊतक से बनने के बाद अंग बन जाएंगे, अंग से बनने के बाद अंगतंत्र बन जाएंगे, अंगतंत्रों के बाद शरीर बन जाएगा और आपका एक सिस्टम तैयार हो जाएगा, एक बॉडी तैयार हो जाएगा, जैसे कि आपके यशवंत। ठीक है, सब लोग इसी से बने हुए हैं, मजाक क्या उड़ाते हैं आप लोग? हाँ, भी इसी से बने हैं, आप कोई सोने चांदी से थोड़ी बने हैं। चलिए, तो इसमें ऑप्शन क्या हुआ भाई? दो लोग थे ना, ये देखिए स्लाइडेन और स्वान। ऑप्शन नंबर बी एंड डी, ऑप्शन नंबर बी एंड डी कहाँ है भाई? ऑप्शन नंबर बी एंड डी, अच्छा यहाँ पे कुछ और लिखा है, यहाँ पे कुछ और लिखा है, तो यहाँ 1 2 करना चाहिए था ना, 1 2 3 4 ऐसे रखना चाहिए, तब यहाँ पे रखोगे ना ए बी डी। ये लीजिए हो गया 2 और 4, ऑप्शन नंबर डी में है और 2 और 4 इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए आइए, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के ऊतकों की अच्छा आइए मैं बताता हूं। ऊतक कोशिका शरीर, यहां पर ये तीनों में से कोई भी एक दे दे प्रश्न के ऊतक की जगह पर कि वृद्धि विकास एवं सुधार के लिए वो उत्तरदायी होता है। कौन उत्तरदायी होता है भाई? इसमें टूट फूट हो जाए, इसमें कोई वो हो जाए, कट फिट जाए, या फिर उसके वृद्धि व विकास के लिए इसमें से कौन उत्तरदायी होता है? कौन सा पोषक तत्व उत्तरदायी होता है भाई? तो प्रोटीन होता है। कौन उत्तरदायी होता है? प्रोटीन होता है। प्रोटीन ही इसमें वृद्धि एवं विकास के लिए और साथ में टूट फूट की मरम्मत के लिए उत्तरदायी होता है। कौन? तो प्रोटीन आपका। ये जो आप प्रोटीन खाते हैं, कहते हैं भैया प्रोटीन खा रहे हैं, तो प्रोटीन क्यों खाते हैं? ताकि आपकी कोशिकाएं मजबूत रहें। ठीक है, चलिए, तो वसा और वसा के साथ कार्बोहाइड्रेट्स,
वसा और वसा के साथ कार्बोहाइड्रेट, ये दोनों हमारे शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्य के लिए क्या प्रदान करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये ऊर्जा नहीं प्रदान करेंगे तो हम लोग यहाँ खड़े थोड़ी रह पाएंगे। भाई कोई भी कार्य, यहाँ तक कि सांस लेने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो आप समझ सकते हैं कि ऊर्जा की कितनी आवश्यकता होती है। ये जो विटामिन है भाई, विटामिन को इतने अच्छे तरीके से सबको पढ़ाया है मैंने अलग अलग से एक क्लास में, आप समझ सकते हैं। तो विटामिन जो होता है हमारी बॉडी को, जो हमारा ये बॉडी है, हमारा जो शरीर है, इस शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, ना कि ऊर्जा देता है। रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, ठीक है, क्षमता देता है। तो ये हमें ऊर्जा नहीं देता है विटामिन। विटामिन सीधे सीधे हमें रोगों से ढिसुम करने की क्षमता प्रदान करता है, मतलब लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। बस इतनी सी बात है। प्रश्न नंबर 12 हो गया है, आगे चलते हैं। बचा क्या? प्रोटीन। प्रोटीन के ही बारे में ये भी है, प्रोटीन। अच्छा, इसने कहा कि भाई इस प्रश्न का क्या है? प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई होती है। तो आधारभूत इकाई को कहते क्या है? जैसे कि अभी हमने कहा कि हमारा जो शरीर है वो बना है कोशिकाओं से। किससे बना है? कोशिकाओं से। यानी कि हमारे शरीर की जो इकाई है वो कोशिका हुई। जैसे कि एम्पियर, धारा की जो इकाई होती है वो एम्पियर होती है, बल की जो इकाई होती है वो न्यूटन होती है। तो इस तरह से सभी की इकाई होती है, सबकी इकाई होती है। तो सबकी इकाई होती तो प्रोटीन की भी इकाई होगी। जैसे कि आपके कार्बोहाइड्रेट की इकाई की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट की इकाई कौन होता है भाई? तो ग्लूकोज होता है। कौन होता है? ग्लूकोज होता है। उसी तरह से आप बात करेंगे तो ये प्रोटीन जो है, प्रोटीन की इकाई कौन बन जाएगा? तो प्रोटीन की इकाई बन जाता है आपका एमिनो एसिड। क्या कौन बन जाता है? एमिनो एसिड, यानी कि अमीनो अम्ल। ऑप्शन नंबर ए में ही पड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में ही पड़ा हुआ है। बाकी डीएनए, आरएनए, नाइट्रोजन बेस उपयोग, ये तो सबके सब जैविक अणुओं से संबंधित है। सबके सब किससे संबंधित है? जैविक अणुओं से संबंधित है, और ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। अगर आपको ये प्रश्न देखने में मजा आ रहा है, इनकी पूरी जानकारी आपको चाहिए, तो मेरी जो ये ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है मेरा, पूर्वांचल कैरियर क्लासेस में आप जाइएगा। उसके जब उसमें जाएंगे आप तो उसमें आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा मेरी क्लास, ठीक है। चलिए, ये हो गया। इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। प्रश्न नंबर 13 कहाँ है? ये देखिए, प्रोटीन बनाने के लिए एमिनो अम्ल, प्रोटीन बनाने के लिए एमिनो अम्ल जो होता है ये क्या होता है भाई? प्रोटीन बनाने के लिए एमिनो अम्ल हमारे शरीर में जो होता है वो कितना होता है? शरीर में एमिनो अम्ल कितने होते हैं भाई? तो शरीर में 40 होते हैं। 40 में से 20 आवश्यक और 20 अनावश्यक होते हैं। आवश्यक और अनावश्यक, तो ये जो अनावश्यक हैं इनको छोड़ दीजिए। बाकी जो आवश्यक हैं ये किससे बने होते हैं? तो अमीनो एसिड से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? अमीनो अम्ल से बने होते हैं। तो ये जो अमीनो अम्ल से बने हुए हैं कितने हैं? 20 हैं। चाहे आप अनावश्यक की बात करें चाहे आवश्यक की बात करें, दोनों के दोनों आपको मिल गए। चलिए, इसके बाद प्रश्न नंबर 15, यानी कि लास्ट प्रश्न है। यही लास्ट प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर कीजिए, उसके बाद चलते हैं आगे, ठीक है। चलिए देखिए आगे। चलिए, कोशिका में राइबोसोम की खोज। कोशिका में राइबोसोम की खोज। सबसे पहले तो ये बताइए कि राइबोसोम मैंने आपको बताया था कि राइबोसोम का कार्य क्या है। राइबोसोम्स का कार्य क्या है भाई? तो राइबोसोम्स का कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना। प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? तो राइबोसोम करता है। इसीलिए राइबोसोम को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, ठीक है। प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, ठीक है। प्रोटीन की फैक्ट्री, सेल ऑफ प्रोटीन, ये क्या बोलते हैं? फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहते हैं इसको, ठीक है। प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं इसको। चलिए, ये हो गया। अब इसके बाद और क्या कहते हैं इसको? तो इसको और क्या कहते हैं? इसको पैलेड पार्टिकल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैलेड पार्टिकल्स कहते हैं।
पैलेट पार्टिकल्स कहते हैं। किसको कहते हैं? तो राइबोसोम्स को ही कहते हैं। क्यों पैलेट पार्टिकल्स कहते हैं? क्योंकि पैलेट नामक वैज्ञानिक ने राइबोसोम्स की खोज की थी, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? पैलेट पार्टिकल्स कहते हैं। ठीक है, तो पैलेट नाम कहीं आपको मैच कर रहा है? देखिए, जॉर्ज एमिल पैलेट, जॉर्ज एमिल पैलेट, जॉर्ज एमिल पैलेट नामक वैज्ञानिक ने राइबोसोम्स की खोज की थी, इसीलिए इसको पैलेट पार्टिकल्स भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इसमें जो राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स का भी हम लोगों ने पोस्टमार्टम कर लिया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद ये रहा, देखिए वही लास्ट प्रश्न था हमारा आज के लिए। तो कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा। ठीक है, तो अगर बेहतरीन क्लासेस हैं तो अपने दोस्तों के पास ये क्लासेस शेयर कर दीजिए, अपने भाई बहन के पास शेयर कर दीजिए, और खुद चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।